नमस्कार विद्यार्थियों। केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादास्पद मुद्दे हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। केंद्र और राज्यों के बीच जो राज्यपाल का पद है, ये विवादास्पद मुद्दा, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में भी राज्यों की हमेशा केंद्र से शिकायत रहती है, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादास्पद दूसरे मुद्दे हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत, आर्टिकल 355 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से संविधान के अंतर्गत ये कहा गया है कि ये संघ का दायित्व है कि राज्यों के अंतर्गत शांति और व्यवस्था की स्थिति को बनाया रखा जाए और इस संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट मिलती है। तो ये संघ का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और संघ पुलिस के माध्यम से, रिजर्व पुलिस व्यवस्था के माध्यम से कई बार राज्यों की स्थिति के ऊपर, व्यवस्था की स्थिति के ऊपर, कई बार राज्य के ऊपर नियंत्रण करता है, जिससे राज्यों में आलोचना, राज्य केंद्र सरकार की आलोचना की जाती है। अब इसके अंतर्गत 2010 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दिया था कि राज्यों के अंतर्गत कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए यदि सीबीआई जांच की भी आवश्यकता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के परामर्श की, मुख्यमंत्री के परामर्श की इत्यादि की किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी राज्यों के द्वारा एक शिकायत की जाती है कि इनके माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, कानून व्यवस्था के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों की स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करती है। और इसके कारण वर्तमान समय यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर यदि उसकी स्थिति देखी जाए तो वहां के राज्यपाल लगातार ये रिपोर्ट देते हैं कि वहां की जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। 2018, 2019 और 2020 के आंकड़ों में वो लगातार जो स्थिति है, अपराध की स्थिति है, वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच आपस में, संघ और केंद्र दोनों के बीच आपस में तनातनी की स्थिति, विवाद की स्थिति है। और इसी के कारण केंद्र सरकार की कई योजनाएं, जैसे आयुष्मान योजना है जिसके अंतर्गत 60% है वो केंद्र सरकार देती है, 40% राज्यों की सरकार को वहन करना है। आयुष्मान जो योजना है वो लागू करने से उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, और स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया क्योंकि राज्य सूची, स्वास्थ्य जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए पश्चिम बंगाल ने राज्य सूची का हवाला देते हुए इसको इनकार कर दिया। इसी प्रकार किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना के अंतर्गत सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च कर रही है, लेकिन राज्यों को अपने किसानों की सिर्फ सूची प्रदान करनी है, वो भी पश्चिम बंगाल सरकार ने देने से मना कर दिया, जिससे कई किसान इस योजना से वंचित रह गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब राज्यों के अंतर्गत किसी और दल की सरकार है और केंद्र के अंतर्गत किसी और दल की सरकार है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद की स्थिति है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि राज्यों को ये लगता है कि किसी न किसी आधार पर केंद्र उनकी राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं और इस कारण से वो केंद्र के निर्देशों को मानने से इनकार भी कर देते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आर्थिक नियोजन की जो प्रणाली है, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जैसे कि संस्थानम ने भी ये कहा था कि वित्त और नियोजन संबंधी सभी मामलों के अंतर्गत राज्यों की जो स्वायत्ता है वो एक छाया मात्र बनकर रह गई है। क्यों बनकर रह गई है? क्योंकि अर्थ के क्षेत्र में अधिकतर जो स्रोत है वो केंद्र सरकार के पास है। राज्यों की अपनी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और केंद्र के पास विवेकाधीन
अनुदान करने की शक्ति प्राप्त है। विवेकाधीन अनुदान करने के आधार पर राज्यों को ये शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ भेदभाव करती है जिन राज्यों के अंतर्गत उनके दल की सरकार नहीं है, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अनुदान देते समय भेदभाव किया जाता है, ऋण देते समय भेदभाव किया जाता है और योजनाओं को लागू करते समय भी भेदभाव किया जाता है। हालांकि इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए संविधान के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की गई है और इसके अंतर्गत वित्त आयोग के द्वारा भी केंद्र और राज्यों के बीच नियोजन के स्तर पर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी नियोजन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद की स्थिति रहती है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग है वो भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अनुच्छेद 356 के विषय में डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि इस अनुच्छेद का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, बहुत रेयर केस में होगा। लेकिन यदि हम देखें 2019 तक करीब 125 बार इस अनुच्छेद का प्रयोग हो चुका है। कई बार सही तरीके से हुआ है, लेकिन अधिकतर 356 का प्रयोग जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें हैं उनको हटाने के लिए किया गया है। तो ये भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। इसका पहली बार प्रयोग चुनाव से पहले देखा जाए तो 49 में हुआ था, लेकिन चुनावों के बाद जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी उसके अंतर्गत पहली बार 31 जुलाई 1957 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, उसे 356 का प्रयोग करके हटा दिया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की कुछ अनबन हो तो 356 का प्रयोग करके उसे हटा दिया जाता है। सबसे अधिक बार देखा जाए तो मणिपुर में 10 बार इसका उपयोग हो चुका है, उत्तर प्रदेश में 9 बार हो चुका है। कई राज्यों के अंतर्गत बिहार है, पंजाब है, इसके अंतर्गत 8 बार इसका अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 356 आपातकाल से संबंधित है और आपातकाल से संबंधित होने के कारण किसी राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है तो उस की रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 356 इससे संबंधित है, लेकिन इसका प्रयोग केंद्रीय सरकार, संघ सरकार, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, दूसरे दलों की सरकारों को गिराने के लिए ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। विवादों को सुलझाने के लिए कई बार संविधान के अंतर्गत उल्लेख है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, लेकिन 1990 तक अंतर्राज्यीय परिषद की कोई स्थापना नहीं हुई थी। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अभी अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का पुनर्गठन किया गया है और अब ये इसके अंतर्गत पुनर्गठन के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री है वो उनके अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, 9 मुख्यमंत्री है और कुछ अन्य केंद्रीय मंत्री है वो इसके सदस्य होते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यदि किसी भी बात में कोई संशय है या उनको अपनी बात रखनी है तो अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से वो अपनी बात रख सकते हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत ये मुद्दे थे जिनके आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत भी अनेक प्रकार के विवाद के मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के जो वितरण की व्यवस्था है उसके अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वितरण की व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र के जो राजस्व प्राप्ति के स्रोत है वो बहुत ज्यादा है और राज्यों के पास राजस्व प्राप्ति के जो स्रोत है वो कम है। केंद्रीय सरकार से यदि राज्यों को ऋण लेना होता है, अनुदान लेना होता है तो केंद्र सरकार उनके ऊपर अपनी शर्तें लगा सकती है। तो इस कारण से भी राज्यों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें अपने राज्यों के अंतर्गत विकास की योजनाओं के
ऊपर उन्हें ही अपना पैसा खर्च करना है, लेकिन उनके पास आय के बहुत सीमित स्रोत है, जिसके कारण से वो अपने राज्य के अंतर्गत जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो कल्याणकारी योजनाएं सफल करने में, सफल रूप से क्रियान्वित करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। तो ये वित्त के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। हालांकि वित्तीय साधनों की जो प्रचलित व्यवस्था है, उसके अंतर्गत वित्त आयोग है, नीति आयोग। पहले योजना आयोग बनाया गया था, योजना आयोग को परिवर्तित करके उसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। इसके अंतर्गत भी केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं और भी दूसरे लोगों को भी इसके अंतर्गत, विशेषज्ञों को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है, मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। नीति आयोग का जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ गया है। अब नीति आयोग ग्रामीण स्तर पर, राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के स्तर पर, राज्यों की योजनाओं के स्तर पर, केंद्र और राज्यों के बीच आपसी समन्वय के स्तर पर भी अपनी सिफारिशें कर सकता है, अपनी अनुशंसाएं कर सकता है। तो इस आधार पर सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी वितरण को लेकर आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। इसके अलावा राज्यों की जो ऋणग्रस्तता है, राज्यों को अपनी योजनाओं को सफल क्रियान्वित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और इसके लिए वो विदेशों से ऋण लेने की कोई व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार से ही ऋण लिया जाता है। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए, आर्थिक अनुमान के आधार पर देखा जाए, तो राज्यों के पास अपने जो आय के स्रोत है वो 52% है और केंद्र से उनको जो अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में या अन्य स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है वो 48% है। तो राज्यों के ऊपर अपनी आय पर अधिकार सिर्फ 52% तक रह जाता है और 48% उन्हें पूर्ण रूप से केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस कारण से भी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। वर्तमान वित्त आयोग की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वर्तमान समय 15वां जो वित्त आयोग है, 2020 से 2025 तक का जो है, वो वर्तमान वित्त आयोग कार्य करेगा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह है। वित्त आयोग ने अपने सिफारिशों के अंतर्गत किसानों की जो ऋणग्रस्तता है, राज्यों की ऋणग्रस्तता है, उसके संबंध में अनेक प्रकार की सिफारिशें की है। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो जो किसानों के ऋण माफ करने की जो योजनाएं हैं, राज्यों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सरकारों ने, जैसे कर्नाटक है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन्होंने किसानों के ऋण माफ किए हैं और इसी में केंद्र सरकार ने भी किसानों के ऋण माफ करते हुए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई है और उसमें करीब 2 लाख करोड़ के करीब किसानों के ऋण से माफी के संबंध में सिफारिशें की गई है। अब ये जो 2 लाख करोड़ है, इसका कैसे समायोजन किया जाएगा और कैसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी समन्वय की स्थिति बनी रहेगी, ये वित्त आयोग के द्वारा तय करना है। वित्त आयोग का जो वर्तमान जो वित्त आयोग है, 15वां जो वित्त आयोग है, इन्होंने अपनी जो सिफारिशें की है वो 2011 की जनगणना के आधार पर की है, जबकि 14वां जो वित्त आयोग था, जो कि 20 तक था, 15 से 20 तक का जो था, अभी जो है वो 20 से 25 तक का है, उन्होंने 1971 की जनगणना के आधार पर सिफारिशें की थी। अब राज्यों को इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी उनको समस्या नजर आती है कि 2011 की जनगणना के आधार पर उन राज्यों को कब सहायता मिलेगी या अनुदान मिलेगा, वित्तीय स्रोत है वो कब मिलेंगे, जिन राज्यों की जो जनसंख्या है उसका स्तर कम रहा है या जनसंख्या कम रही है, कम बढ़ी है। तो इस कारण से भी जो वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर जो सिफारिशें की है, उसमें भी
राज्य ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये 1971 की जो जनगणना थी उसी के आधार पर ही सिफारिशें की जाए। तो यह भी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद का कारण है। इसके अलावा आर्थिक जो नियोजन है, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जैसे आर्थिक नियोजन के मामले में यदि हम देखें तो नदियों से संबंधित सड़कें हैं, परिवहन है, कृषि क्षेत्र है, तो इससे संबंधित जो योजनाएं हैं वो राज्यों में भी होती है और केंद्र सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जाती है। तो राज्यों की यह समस्या रहती है कि केंद्र सरकार के द्वारा उनके साथ भेदभावपूर्ण कार्य किए जाते हैं और कई राज्यों के अंतर्गत जैसे भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते हैं। तो इस कारण से भी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में भी एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच जो व्यापार की स्थिति है, आयात निर्यात पर तो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच जो व्यापार का आना जाना है उसकी दरें किस प्रकार से निर्धारित हो और उसमें राज्य ये चाहते हैं कि उनके पास आय के स्रोत ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो इस कारण से भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्तमान समय यदि हम देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण जो विवाद की स्थिति उत्पन्न है वो जीएसटी को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न है। जुलाई 2017 के अंतर्गत जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी जब लागू किया गया था तब केंद्र सरकारों को ये कहा गया था, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत अनेक प्रकार के राज्यों की आय के जो स्रोत है, आर्थिक अनुमानों के आधार पर करीब 17% राज्यों की आय के स्रोत जीएसटी में सम्मिलित हो जाएंगे। तो राज्यों की आय के स्रोत पहले से ही कम थे और जीएसटी लागू होने के बाद आय के जो स्रोत है वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। जब आय के स्रोत कम हो जाएंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को ये कहा गया था, केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी और जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए मतलब जो भी राज्यों को नुकसान हो रहा है उसके लिए जो भी उनको नुकसान है उसकी पूर्ति कर दी जाएगी और इसके लिए जीएसटी परिषद का भी गठन किया गया था। जीएसटी लागू होने के बाद बजट भी बन गया। बजट के बाद जब राज्यों को लगा कि उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई है तो गैर भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने वर्तमान जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण उनसे मुलाकात की और ये कहा कि उनके जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है वो की जाए। निर्मला सीतारमण ने उनको ये कहा कि वर्तमान समय जीएसटी का जो संग्रह है वो कम हो रहा है और जैसे ही जीएसटी का संग्रह होगा उन राज्यों की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा था कि पंजाब में करीब 4100 करोड़ रुपए का जीएसटी का भुगतान बकाया पड़ा है। अब इस भुगतान के अंतर्गत स्थिति पंजाब सरकार की ये हो गई कि वहां के कर्मचारियों को भी वेतन देने के लाले पड़ गए या वेतन नहीं दिया गया। तो ये सिर्फ एक पंजाब राज्य की नहीं है बल्कि अन्य राज्यों की स्थिति भी आर्थिक क्षतिपूर्ति को लेकर इस तरह की स्थितियां उभर कर सामने आई है। कहने का तात्पर्य जीएसटी को लेकर जो मुद्दा है वो आर्थिक तो है ही है, आर्थिक के साथ में राजनीतिक मुद्दा भी इसमें हम कह सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान केंद्र और राज्यों के संबंधों के बीच जो वर्तमान समय कोरोना संकट है उसको लेकर भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। कोरोना संकट के समय 1887 में एक महामारी कानून पारित हुआ था और 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन कानून प्राप्त हुआ था। इन कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार ने असीमित शक्तियां, आपदा प्रबंधन की असीमित शक्तियां प्राप्त कर ली है और आपदा के क्षेत्र में हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके ये कोशिश की है कि इस संकट के समय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कोरोना संकट का सामना करें।
लेकिन फिर भी केंद्र राज्यों को ये लगता है, जिसमें पंजाब है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे राज्यों को ये लगता है कि केंद्र सरकार उनके राज्यों के अंतर्गत अनावश्यक हस्तक्षेप कोरोना संकट के मुकाबले के लिए या आपदा प्रबंधन के मुकाबले के लिए हस्तक्षेप कर रही है। वर्तमान समय हम देखें तो कई राज्यों के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद के मुद्दे थे, जिनके आधार पर केंद्र और राज्य जब से संविधान बना है, संविधान निर्माता ये चाहते थे कि आपस में समन्वय रहे, लेकिन जब से संविधान बना है और आज तक की जो स्थितियां हैं उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो विवादास्पद रहे हैं। हालांकि उसमें कई कारण संवैधानिक है, कई व्यवहारिक है, कई राजनीतिक है और कई आर्थिक है। तो इन्हीं सब मुद्दों में केंद्र और राज्यों के बीच विवादास्पद संबंध है। धन्यवाद।